Good morning, students. Today in this video, we will study examples of exercise 5.2 from the chapter Newton's Laws of Motion of the book Dynamics of Jeevanson's Publications. In our last video, we have studied the topic pressure of a body resting on a horizontal plane moving vertically upwards or downwards. In both cases, we have studied these equations. Here, F is the constant acceleration. Here is that this is a plane and this is our body of mass M. mg is the weight of mass acting downwards. Here we are discussing the case of vertically upwards. So F is the constant acceleration which is working in the upward direction. Capital R is the normal reaction R of the plane. इस plane का इस body पर जो reaction है वो vertically upwards direction में work करेगा, उसे हमने लिया है capital R. और इन तीनों के बीच में हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि रिलेशन होता है R इज इक्वल टू M इंटू जी प्लस एफ. फिर हमने डाउनवर्ड मूविंग प्लेन का केस डिस्कस किया था. ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये बॉडी ऑफ मास M है. इस प्लेन का इस बॉडी पर जो रिएक्शन है वो R डैश है, वो ऑलवेज आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में होगा. क्योंकि आपका प्लेन डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ये डायरेक्शन डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन F है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और ये mg वेट है आपका. और इन तीनों के बीच में आपका ये रिलेशन होता है. और अगर आपका ये F एक्सेलरेशन G से ज़्यादा हो जाता है तो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तब बॉडी आपकी प्लेन के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगी. फिर हमने नोट में डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर केस होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगी. इन बोथ इक्वेशंस में अगर मैं F को 0 ले लूँ तो R सिर्फ mg के इक्वल आ जाएगा, जो कि आपका R क्या है, एपरेंट वेट है, mg आपका एक्चुअल वेट है. तो उस केस में एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट इक्वल हो जाएंगे. और फिर हमने पढ़ा था अपनी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ R की वैल्यू mg से ज्यादा है ना, क्योंकि R mg प्लस mf है. तो अगर एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा होता है तो आपका जो प्लेन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. यहाँ रिएक्शन की वैल्यू mg में से mf माइनस होकर है, यानी कि ये mf g से लेस है. तो अगर एपरेंट वेट mg एक्चुअल वेट से कम है तो आपका पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ये यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया. अगर जो मूवमेंट है वो उसमें स्ट्रिंग का रोल आ जाए अपवर्ड और डायरेक्शन मूव करने में, तो आपका टेंशन T वर्क करेगा इन प्लेस ऑफ रिएक्शन. तो अबव टू इक्वेशंस रिप्लेसिंग R बाय T वही एज इट इज लिखा है. और जो लिफ्ट है वो आपका वही केस है कि आपका एक प्लेन है और उस पे बॉडी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रही है. अब हम इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं. ए बॉडी ऑफ मास 100 kg, यानी कि ये हो गई आपकी m की वैल्यू, इज प्लेस्ड ऑन द लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड. तो डाउनवर्ड के केस में आपका फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू m g माइनस f. ठीक है. The lift moves first at with the acceleration 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि सबसे पहले आपने f की वैल्यू लेनी है 5. देन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है, जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं तो एक्सेलरेशन हो गई 0. और फाइनली विद रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब f की वैल्यू हो गई -5. ठीक है. इन तीनों केसेस में आपने प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द लिफ्ट निकालना है. ठीक है. तो ये आपने तीनों केस यहीं से शो किए हुए हैं. तो आपने यही इक्वेशन यूज करनी है. क्योंकि मास किलोग्राम में है और ये आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो आपका कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है, MKS. ठीक है. तो आपने जो भी वैल्यूज लेनी है उसी के अकॉर्डिंग कंपेटिबल लेनी है. तो देखिए मैंने पहली बार फर्स्ट वाला अपना फॉर्मूला लगाया, R को क्या लिखा है, देखो वही लिखा है, बस इसने इक्वेशन लेफ्ट राइट साइड मूव करके लिख दी है.
पहली बार वाले रिएक्शन को मैंने R1 मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू जो आपने फॉर्मूला यूज करा था, तो आपको यूज करना चाहिए था R इज इक्वल टू M इंटू जी माइनस एफ। इसने वही वैल्यूज लेफ्ट और राइट साइड अरेंज करके लिखी हुई हैं। मान लीजिए कि मैं माइनस एम एफ को लेफ्ट साइड ले आऊं और R1 इधर ले जाऊं, तो आपकी इक्वेशन यही आएगी ना। आप एग्जैक्टली इसी इक्वेशन भी फॉर्म में पुट करें तो भी आपका आंसर वही आएगा। R1 तो आपने निकालना है, m की वैल्यू होगी 100। m के एस सिस्टम में g होता है 9.8, f की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में आपने लेनी है 5। सारी वैल्यूज पुट कर दी, आपकी वैल्यू आएगी 480। m के एस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। सेकेंड केस, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0, सेम उसी फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करी। यहाँ रिएक्शन को मैंने मान लिया R2। mf क्योंकि यहाँ 0 है, तो वो 0 हो गया, सॉल्व करके आ गया 980 न्यूटन। थर्ड पार्ट में आपकी रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन मतलब की होगी -5। रिएक्शन को मैंने मान लिया R3। देखिए उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और सॉल्व करके आपका आ गया 1480 न्यूटन। सेकेंड एग्जाम्पल, ए बॉडी हुज ट्रू वेट कितना है 13 केजी वेट और अपियर्ड वेट है 12 केजी वेट। तो ट्रू वेट, अच्छा फिर आगे भी पूरा ही पढ़ लेते हैं। व्हेन वेटेड बाय मींस ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस इन ए मूविंग लिफ्ट, व्हाट वाज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट एट द टाइम ऑफ द वेइंग। अच्छा अब सबसे पहले देखिए टू वेट। अब यहाँ पर इसने डायरेक्ट ही मेंशन कर रखा है एक्टिंग डाउनवर्ड्स, लेकिन ये आपको कैसे पता चला? ट्रू वेट अपियर्ड वेट से, अपरेंट वेट से ज्यादा है। तो जब भी आपका एक्चुअल वेट ज्यादा हो और अपरेंट वेट कम हो, मैंने भी नोट में मेंशन किया था कि आपका वो कौन सा मोशन होता है, आपका वो मोशन होता है डाउनवर्ड मोशन। इसीलिए यहाँ पर इसने डाउनवर्ड वर्ड यूज करा है। ये लिखा मैंने 13 केजी वेट, कंपैटिबल सिस्टम के अकॉर्डिंग यूज करने के लिए मुझे इसे न्यूटन में बदलना पड़ेगा। तो 1 केजी वेट आपका जी न्यूटन्स होता है। ये 5.1 एक्सरसाइज में आपने फॉर्मूले किए हैं, मैंने उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया। एपरेंट वेट और टेंशन इन द स्प्रिंग बैलेंस एक्टिंग अपवर्ड्स वो सेम होते हैं। देखो आपने जो भी रिमार्क्स में फॉर्मूला किया था, टेंशन को रिप्लेस करा था आपने आर से, ठीक है, टेंशन के केस में। तो वो 12 केजी वेट है, उसे मैंने 12 जी न्यूटन्स बदल लिया। और ये क्योंकि आपका डाउनवर्ड मोशन का केस है। तो जो आपका ये वाला जो फार्मूला था, इसमें आपको क्या क्या पता चल चुका है? आपको आपका अपरेंट वेट पता चल गया है, आपको आपका एक्चुअल वेट पता चल गया है। आपको फाइंड आउट करना था डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना रिजल्टेंट फोर्स है। तो ये आप लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ये है आपका ट्रू वेट और ये है आपका अपरेंट वेट। अगर आप इन दोनों को पुट कर देते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का आपका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। तो ये आपका 13 जी 12 जी न्यूटन्स आ गया। अब आपको पता चल गया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या, आपको ये एफ निकालना था। तो ये आपका फोर्स आ गया एम एफ के इक्वल। पी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड वाली, 13 आपके पास एक्चुअल मास है, एफ की वैल्यू आपको निकालनी थी जो सॉल्व करके आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल, ए मास ऑफ 10 केजी फॉल्स फ्रीली। अब मास की वैल्यू कितनी है 10, एम की वैल्यू हो गई है, फॉल्स फ्रीली ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, तो यानी कि ये आपका क्या हो गया एच। स्टार्ट कहां से कर रहा है? फ्रॉम रेस्ट से, यानी कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, and is then brought to rest after penetrating through 1 meter in sand. Find the average force exerted by the sand on it. यहाँ पर एक्चुअल में देखिए दो केसेस है। पहला केस क्या है, अब आप इसको यूं समझिए कि ये है आपकी स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। यहां से एक पार्टिकल फ्रीली फॉल करता है और ये सैंड का जो सरफेस है यहां पर आ जाता है। उसके बाद भी वो मूव करेगा फ्रीली, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? ये आपकी रेस्ट की पोजीशन थी। यहां से पार्टिकल फ्रीली 10 मीटर तक ट्रेवल करता है। फिर आ गया आपका सैंड का सरफेस, तो सैंड भी आपके पार्टिकल की मूवमेंट पर प्रेशर क्रिएट करेगी,
ठीक है, तो आपका यहाँ इस केस के बाद आप रिजल्टिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अब वो क्या कहता है, एंड इज देन ब्रोट टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग थ्रू 1 मीटर इन सैंड, कि इस सरफेस के बाद वो सैंड के अंदर 1 मीटर तक जाता है और फिर दोबारा रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है। कि जब ये सेकंड वाला केस आप स्टडी करेंगे तो वहां एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन इट आपने कैलकुलेट करना है। तो अभी हम चलो पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में हमने मान लिया कि v वो वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल जो है ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। यहां से यहाँ का डिस्टेंस है 10, तो h की वैल्यू हो गई 10। स्टार्टिंग थी आपकी रेस्ट की पोजीशन, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। क्योंकि वो फ्रीली फॉल कर रहा है तो एक्सेलरेशन होगी आपकी ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये सारी वैल्यू एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग थी। अब आपको ये वाली वेलोसिटी निकालनी है यूजिंग यू एच और अपनी एक्सेलरेशन। तो हमने ये वाली इक्वेशन यूज करी, सारी वैल्यूज पुट करके v की वैल्यू आ गई 14 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वेलोसिटी है सेकंड केस के लिए वो क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो जो आपका सेकंड वाला केस है, अब हम उस पर आ जाते हैं यहाँ से नीचे। तो सेकंड केस की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पहले केस की फाइनल वेलोसिटी हो गई। सेकंड केस में लास्ट में 1 मीटर ट्रेवल करने के बाद वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 1 मीटर। अब क्योंकि आपको सेकंड केस में एवरेज फोर्स बाय सैंड निकालना है, तो इस मोमेंट में हम किस एक्सेलरेशन से पार्टिकल फॉल हो रहा है आपको वो चाहिए, तो हमें एफ निकालना था। तो इस वाले ही फॉर्मूले में आपने v u और s की वैल्यू पुट कर दी, आपका f आ गया -98। क्यों, क्योंकि वो स्पीड से आ रहा था और रेस्ट की पोजीशन में आया, तो ये आपकी रिटार्डेशन वर्क कर रही है। अब मैं r न्यूटन्स मान लू एवरेज फोर्स या रिएक्शन जो सैंड ने उस पार्टिकल पर करा है एक्ट। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में आर्टिकल में भी बताया था कि क्या था, ये आपका उसमें एक प्लेन था और ये आपका एक बॉडी ऑफ मास m थी। अगर ये बॉडी और प्लेन नीचे डाउनवर्ड भी चाहे मूव कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ एक्सेलरेशन एफ भी वहां डाउनवर्ड मूव कर रही थी, लेकिन प्लेन का रिएक्शन जो इस बॉडी के साथ होगा वो ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। वही सेम बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ जो इस सैंड का रिएक्शन इस पार्टिकल पर होगा वो किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपकी इक्वेशन क्या है, अपवर्ड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, पार्टिकल तो आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो वर्क करता है पार्टिकल की मूवमेंट के मतलब ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पर ये आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली अपनी इक्वेशन लगा दी, क्या होती थी, r इज इक्वल टू एम जी माइनस एम। उसमें आपने m की वैल्यू 10 पुट कर दी, f आपके पास आई गई थी -988, वो पुट कर दी, g की वैल्यू 9.8 पुट कर दी। सॉल्व करके ये आपके पास न्यूटन में आंसर आया था, इसने न्यूटन को केजी वेट में कन्वर्ट कर दी। नेक्स्ट एग्जांपल, ए 100 kg मैन, तो ये हो गई आपकी m की वैल्यू, स्लाइड्स डाउन ए रोप, द रोप कैन at the most withstand a tension of 50 kg weight। जो T है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 50 kg हो सकती है, यानी कि T की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू आपकी होनी चाहिए 50 kg वेट। kg वेट को अगर मैं न्यूटन में कन्वर्ट करूं तो ये आपकी 50 g न्यूटन्स बन जाएगी। ठीक है, हाउ ग्रेट शुड हिज एक्सेलरेशन टू बी so that he reaches the ground in longest possible time। कि हम एक्सेलरेशन को कितना ग्रेटेस्ट रखें कि वो ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम क्या हो, आपका मैक्सिमम हो। अब देखिए टी हमने टेंशन इन द रोप ले लिया और एक्सेलरेशन हमने मान ली एफ। अब क्योंकि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली इक्वेशन लिखी है, बस आर की जगह क्या यूज कर लिया, क्योंकि टेंशन का रोल आ गया तो टी, टी की वैल्यू आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 15 kg वेट, उसको न्यूटन में बदल लिया तो वो बन गया 50 g न्यूटन। तो ये टी की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू होगी 50 g से। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो
50 से 100 को कैंसिल कर दिया, 2 आ गया आपका, ये वैल्यू बच गई ब्रैकेट खोलने पर। अब मैं जी और एफ वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेती हूँ, तो मैं जी देखिए इस साइड ले आया और 2f उधर चला गया, तो 2g माइनस जी, जी रह जाएगा उधर, 2f की f की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू g बाय 2। अब क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम चाहिए, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ आपने f यूज करनी है। अब क्योंकि आपको f की लिस्ट वैल्यू यूज करनी है, तो f की वैल्यू g बाय 2 और उससे बड़ी हो सकती है। तो g बाय 2 यानी कि मिनिमम वैल्यू हुई, सिस्टम चल रहा है आपका MKS, तो g की वैल्यू हमने ले ली 9.8 बाय 2, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। An aeroplane, next example, an aeroplane which together with its load, कितना weight है उसका mkg, is falling with an acceleration f मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर f जो है g से क्या है, लेस है। क्यों ऐसा हम ले रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी लास्ट वीडियो में ये पढ़ा है कि अगर f की वैल्यू g से ग्रेटर देन हो जाती है, तो वो वाला केस आपने स्टडी नहीं करना है, क्योंकि उसमें प्लेन और बॉडी का कांटेक्ट खत्म हो जाता है। अब क्योंकि पार्टिकल एरोप्लेन जो है इस एक्सेलरेशन के साथ फॉल कर रहा है, देयर मस्ट बी द अपथ्रस्ट ऑफ द एयर। अपथ्रस्ट का मीनिंग क्या है कि जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में मूव कर रहा है, तो जो एयर है वो भी अपना एक प्रेशर क्रिएट करती है उसकी मूवमेंट पे, तो वो जो फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, जिससे वो बॉडी हवा में फ्लोट कर पाती है। अब हमने मान लिया कि ये जो अपथ्रस्ट है वो कितना है आपका, एफ न्यूटन है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डाउनवर्ड वाली मोशन की इक्वेशन लिखी, आर की जगह हमने एफ लिखा है। फिर क्या कहा, शो दैट इफ ए पार्ट ऑफ द लोड इक्वल टू दिस kg be thrown out, aeroplane will begin to rise with an acceleration this, कि क्या कहता है कि अगर एरोप्लेन के लोड में से हम इतना लोड कम कर दें, हमें ये शो करना है, तो आपका एरोप्लेन फॉल डाउनवर्ड मूवमेंट की बजाय राइज यानी कि अपवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने मान लिया कि m kg लोड उसमें से हटा दिया, तो आपकी जो मूवमेंट है वो अपवर्ड हो गई है। तो अब हमने अपवर्ड मोशन वाली इक्वेशन लिखी है, जो आपका फॉर्मूला होता था अपवर्ड में, जहां स्मॉल m था उसकी जगह आ गया कैपिटल M माइनस m, जहां r होता था वहां आ गया आपका कैपिटल F। अब आपको ये जो स्मॉल m है इसकी वैल्यू ये आपने शो करनी है यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब देखिए मैंने सबसे पहला काम क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया। अब अगर आप अपने क्वेश्चन में इक्वेशन किसी और तरीके से लिखें भी, तो आप जरा देखिए जो आपका आंसर है उसमें ये कैपिटल एफ यूज नहीं हो रहा। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से इस एफ को कैंसिल करना है। भले ही आप एक इक्वेशन से एफ की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दीजिए, आप अपनी इक्वेशन ऐसे लिख लीजिए कि एफ एक ही साइड हो और वो कैंसिल, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको इन दोनों से एफ को कैंसिल करना है। तो देखिए मेरी इस फॉर्म में यहाँ नेगेटिव था, यहाँ ये पॉजिटिव था, तो मैंने ऐड करके कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद आपका ये बचा। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, स्मॉल एम की। तो आपने सिंपल सिंप्लीफिकेशन ये करनी है कि स्मॉल एम जिन जिन टर्म्स में इन्वॉल्व है वो सारी लेफ्ट साइड पर ले आओ। तो ये और ये वाली टर्म मैं लेफ्ट साइड पर ले गई, एम को छोड़ के बाकी सारी टर्म राइट साइड पर ले जाओ, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। ए थिन ग्लास प्लेट कैन जस्ट सपोर्ट ए वेट ऑफ 13.5 kg. A body is placed on it and the plate is raised with the body on it with a gradually increasing acceleration। कि देखिए ये आपकी ग्लास प्लेट है, इस पर आपने कोई एक मास m की बॉडी रखी है। इस प्लेट का इस बॉडी पर ये रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस पार्टिकल का जो प्रेशर है बॉडी पर, यानी कि वो जो एक्सेलरेशन वेट है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और बॉडी को आप रेज कर रहे हो यानी कि मूवमेंट आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है और वो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है। इट इज फाउंड दैट द प्लेट ब्रेक्स
when the acceleration is 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें इस बॉडी का मास कैलकुलेट करना है। अब हम मान लेते हैं कि m तो मास है, r न्यूटन क्या है, प्रेशर है of the body placed on the glass plate such that the glass plate break। तो कितना हो सकता है, क्योंकि वो बॉडी इससे ज्यादा वेट बियर नहीं कर सकती। तो अगर आपकी बॉडी जो प्रेशर डाल रही है वो इससे ज्यादा होगा, तभी आपकी जो ग्लास प्लेट है वो ब्रेक हो जाएगी। तो आपने क्या किया, 13.5 kg मास को जी से मल्टीप्लाई करके वो वेट फाइंड आउट कर लिया कि इससे ज्यादा का प्रेशर आपकी ग्लास प्लेट बियर नहीं कर पाएगी। तो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, r इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस एफ। तो यही वाली इक्वेशन है जो यहाँ यूज की गई है। r की वैल्यू है आपके पास, बस इसे टर्म्स की रीअरेंजमेंट करके mg इस साइड ले लिया, r माइनस एम जी इज इक्वल टू mf यूज किया है। कितना मैक्सिमम रिएक्शन बियर कर सकती है वो 132.3। m आपको फाइंड आउट करना है, g आपका 9.8 हो गया, एक्सेलरेशन आपको उस केस में 1.2 गिवन है, सॉल्व करके आपका वेट आ गया 12.03 kg। इसके साथ ही आपकी 5.2 एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आप अपनी 5.2 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।